hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. इस आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कि जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट होती है उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या कुछ रिस्क का सामना करना पड़ सकता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क आफ्टर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट. तो चलिए डिफरेंट टाइप के रिस्क को समझते हैं. एंड सबसे पहले आता है इसमें आपका मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क. जैसे कि नेम से स्पेसिफाई कर रहे हैं मार्केट रिस्क, तो ये पूरी ओवरऑल मार्केट पे एक प्रकार का रिस्क आएगा जिसको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर इसको हम इकोनॉमी रिस्क भी कह सकते हैं. इस रिस्क का जो असर पड़ता है वो किसी भी एक एक्सटर्नल फैक्टर के उससे आ सकता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, किसी कंट्री में कोई वॉर लाइक सिचुएशंस आ गई, कुछ हो गई, तो इसका असर पूरी मार्केट में देखने को पड़ सकता है. एंड इस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. डाइवर्सिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है. सेकंड आता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड कोई रिस्क होता है तो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है. फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर की बात करके चले. ऑटो सेक्टर में अगर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड कम हो गई है पर्टिकुलरली, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन या कोई भी अदर फैक्टर हो सकता है, तो उस वजह से जो कोई रिस्क आएगा वो सिर्फ ऑटो सेक्टर पे पड़ रहा है, पूरी मार्केट पर असर नहीं पड़ रहा है इसका. तो इस रिस्क को बोलेंगे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क. और इस रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है इजीली. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऑटो सेक्टर के शेयर्स पड़े हुए हैं तो उसके शेयर्स के जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आप किसी और सेक्टर के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, ताकि ऑटो सेक्टर के जो लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सके किसी और सेक्टर के प्रॉफिट से. फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन रिस्क. इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स. कि अगर आपकी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो आपके मनी की, पैसों की परचेजिंग पावर वो कम हो जाती है, पैसों की वैल्यू कम हो जाती है. एंड जनरल पब्लिक की जो परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है. तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क. एंड मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन चलती रहती हैं, ठीक है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट पर, सिक्योरिटीज मार्केट पर इसका फर्क पड़ता है, ठीक है. इन्फ्लेशन के दौरान मैं आपको बताना चाहूँ तो आप जो सेफ सेक्टर्स होते हैं, लाइक आपके जो फार्मा सेक्टर्स हो गए, उसमें आप उसको ट्रैक कर सकते हैं इन्फ्लेशन के दौरान. या फिर जो आपके फाइनेंस सेक्टर्स होते हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं जब भी इन्फ्लेशन का रिस्क होता है. तो क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपका आरबीआई इन्फ्लेशन के दौरान वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, चाहे आप हाउसिंग का, होम लोन का इंटरेस्ट ले ले, पर्सनल लोन का ले ले, व्हीकल लोन का ले ले, तो कहीं ना कहीं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंक्रीज करता है. एंड रेट के इंक्रीज होने के ऑब्वियसली बात है फाइनेंस कंपनीज को फायदा होगा ही होगा. तो फाइनेंस सेक्टर पावरफुल हो जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. फिर आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क. देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी सिक्योरिटी को इजीली बाय या सेल कर सकते हैं मार्केट में, एंड अपने पैसे को हम रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है. अगर कोई सिक्योरिटी लिक्विड नहीं है मार्केट में तो उसको आपको बेचने में थोड़ी ना प्रॉब्लम आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, बहुत से ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स होते हैं जिनको ना मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, एंड उनको सेल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है मार्केट में. जैसे लिक्विडिटी रिस्क हम पढ़ चुके हैं. लिक्विडिटी रिस्क में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो उसमें आ जाएंगे आपके स्मॉल कैप के शेयर्स जिनको थोड़ी बहुत बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है. फिर आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं जिनमें लिक्विडिटी कम होती है. रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है. आर्ट के जो आर्ट वर्क होता है उसमें लिक्विडिटी कम आती है. पीपीएफ में लिक्विडिटी कम होती है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी कम होती है. फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में कम होती है. सिक्योरिटाइज पेपर्स में लिक्विडिटी कम होती है. तो गाइस, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के. फिर नेक्स्ट आता है आपका वॉलेटिलिटी रिस्क. वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक साथ ही बढ़त आ गई या एक साथ गिरावट आ गई, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी रिस्क. वॉलेटिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है. इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं कंपनी रिलेटेड, या फिर एक्सटर्नल जो मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर होते हैं उसकी वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है. तो आप भी अगर सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी वॉलेटिलिटी रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए. फिर लास्ट हमारा इसमें आता है करेंसी रिस्क. करेंसी रिस्क हमारा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रिस्क होता है. कि फॉर एग्जांपल आपकी अगर डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट कर रही है या फिर जो आपकी एक्सटर्नल करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, डिप्रिशिएट कर रही है, तो उस वजह से अगर हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई हमारे जो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स होते हैं मार्केट में, जो कंपनी स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस करती है, तो उनके भी शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है.
एंड जो हमारे बैंकिंग सेक्टर उसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसमें आपका जो करेंसी डेरिवेटिव होते हैं उसमें भी आपको असर देखना पड़ सकता है अगर मार्केट में करेंसी आपकी अप्रिशिएट या फिर डिप्रिशिएट हो रही है तो गाइस ये होता है आपका करेंसी रिस्क। सो इस वीडियो में हमने 6 या 7 टाइप्स के जो आपके करेंसी रिस्क होते हैं, वो 6 टाइप के जो मार्केट में रिस्क होते हैं वो हमने डिस्कस किए कि क्या कुछ रिस्क को आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।